जी, अब हम लोग बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल की, कर्नेल कलर इन व्हीट। ठीक है, इसकी स्टडी जो है बेटा सबसे पहले किया था आपके एक साइंटिस्ट थे निल्सन एले, EHLE, निल्सन एले। ओके, इन्होंने स्टडी किया था कर्नेल कलर इन व्हीट। सबसे पहले कर्नेल की बात क्या कर लेते हैं। आप कोई सीड ले लीजिए, सीड कोट को निकाल दीजिए, बचा हुआ पार्ट इज कॉल्ड एज कर्नेल, करेक्ट। तो कर्नेल कलरिंग व्हीट, व्हीट के सीड का सीड कोट निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड कर्नेल। और ये बेटा जो है कंट्रोल होता है दो जीन के द्वारा, कर्नेल का कलर। और आपको मैंने जैसा कि बताया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कि मैक्सिमम एक्सप्रेशन तब होगा जब सारे डोमिनेंट एलील होंगे। भाई दो जीन की बात अगर है उसके 4 एलील हो सकते हैं। मान लीजिए 2 जीन है तो जीन 1 के 2 मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए, और जीन 2 के 2 कैपिटल बी स्मॉल बी, करेक्ट। तो 4, और इसका अरेंजमेंट देखोगे तो मैक्सिमम डोमिनेंट आ सकता है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, और मिनिमम डोमिनेंट 0 हो सकता है। मैक्सिमम डोमिनेंट जो है 4 हो सकते हैं यहाँ, और मिनिमम डोमिनेंट 0 हो सकते हैं। जब 4 डोमिनेंट होगा तो कर्नल कलर का जो है कर्नल कलर आता है डार्क रेड, और जब 0 डोमिनेंट होते हैं तो व्हाइट आता है, करेक्ट। और यहाँ पर अगर हम एक डार्क रेड मेल ले लें मान लो, और व्हाइट फीमेल ले लें, मेल फीमेल, तो ये आपका जो है मैं लिख देता हूं डार्क रेड, ये क्या हो गया सर, व्हाइट। तो जब क्रॉस कराओगे यहाँ पर कितने गैमेट बनेंगे, ए कैपिटल ए बी, यहाँ पर कितने गैमेट बनेंगे, स्मॉल ए बी। तो क्रॉस करा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इंटरमीडिएट रेड आएगा F1 जनरेशन में। कैसा आएगा सर, इंटरमीडिएट रेड आएगा F1 जनरेशन में, करेक्ट। और इंटरमीडिएट रेड का अगर हम क्या करा दें, सेल्फिंग, तो आपका F2 जनरेशन में, ये तो हुआ F1 की सेल्फिंग कराया, तो F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो आएगा 1:4:6:4:1, करेक्ट सर। 1 जो होगा डार्क रेड, 4 जो होगा रेड, 6 होगा इंटरमीडिएट रेड, 4 होगा वेरी लाइट रेड, और उसके बाद जो है व्हाइट, करेक्ट बेटा। यहां पर डिपेंड किस पर किया, डिपेंड करता है फिनोटिपिक रेशियो डोमिनेंट एलील के नंबर पर। तो जब 4 डोमिनेंट एलील होंगे तो डार्क रेड आएगा, 3 डोमिनेंट होंगे तो रेड आएगा, और जब 2 डोमिनेंट होंगे तो इंटरमीडिएट रेड आएगा, ये देखिए। और जब 1 डोमिनेंट होगा तो वेरी लाइट रेड आएगा, और जब 0 डोमिनेंट होगा तो ये डोमिनेंट एलील है, करेक्ट बेटा, डोमिनेंट एलील देखना आपको। तो जब 0 डोमिनेंट होगा तो आपका व्हाइट आ जाएगा। तो ये रेशियो आपको याद करना चाहिए 1:4:6:4:1, बहुत इजी है इस रेशियो को याद करना, करेक्ट। क्योंकि एक बार ये असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा 1:4:6 और फिर नीचे आ जाएगा। तो 1 डार्क रेड जब 4 डोमिनेंट है, मतलब इस टाइप का, जब 3 डोमिनेंट तो थोड़ा रेड लाइट रेड हो गया, करेक्ट। और उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद वेरी लाइट रेड, उसके बाद व्हाइट, ठीक है भैया। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा भी है नंबर ऑफ डोमिनेंट के लिए 4, करेक्ट। तो 1 ही होगा, 3 4 होगा, 2 6 होगा, 1 डोमिनेंट 4 होगा, 0 डोमिनेंट 1। अगर आप इसको देखना चाहते हो कि सर कह रहे हैं रट लो, रटना आसान है कि प्रैक्टिकल करना उसको आसान है, तो आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए जैसे ये बात है, ये एक ही क्यों है, क्योंकि अगर 2 जीन होगा कहीं पर तो मैक्सिमम डोमिनेंट यही केवल होगा अकेला, इसका नंबर होता है 1। तो इसलिए यहाँ पर 4 डोमिनेंट वाले केवल 1 आते हैं, एग्री। अब देखिए 3 डोमिनेंट वाले पकड़ लेते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। आप बताओ इसका नंबर, ये 1/4, ये 2/4, तो ये 2 और यहाँ पर 2/4 1/4 2, तो 4 टोटल। तो इसका नंबर हो गया 4। 3 डोमिनेंट वाले 4 हो गए, फिनोटिपिक रेशियो है F2, 3 डोमिनेंट वाले 4 हो गए। अब 2 डोमिनेंट वाले को पकड़ो, चलो देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, 2 डोमिनेंट है, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। इसका नंबर कितना होता है जो डाई हाइब्रिड, वो 4 होते हैं, इसका नंबर 1, इसका नंबर 1, तो 4 1 5 1 6, देखो 6 आ गया। अब एक डोमिनेंट वाला देख लो, कैपिटल ए स्मॉल बी
स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। बोलो इसका नंबर 2, इसका नंबर 1, 2 into 1 2, इसका नंबर भी 2 4। फिर से देखो ये 4 आ गया। बोलो जीरो डोमिनेंट वाला केवल एक होता है, आप जानते हो। तो ये इसीलिए नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील जब 4 होगा केवल एक आता है, 1/16, करेक्ट। 3 डोमिनेंट होगा तो 4 होते हैं, 2 डोमिनेंट होते हैं 6 होते हैं, 1 डोमिनेंट होता है 4 होता है, 0 डोमिनेंट होता है। इसीलिए फिनोटिपिक रेशियो आया 4 डोमिनेंट वाला हो गया डार्क रेड, ये थोड़ा डार्क रेड से कम हो गया रेड या लाइट रेड बोल दो, ये इंटरमीडिएट हो गया, ये वेरी लाइट रेड हो गया 1 डोमिनेंट वाला, और 0 डोमिनेंट वाला व्हाइट हो गया। एग्री। तो अब यहां से आपने देखा सर कि जो फिनोटिपिक रेशियो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर। जैसे जैसे डोमिनेंट एलील अगर आप देखो तो 0 डोमिनेंट से 4 की तरफ आप चलते हो, यानी कि इधर की तरफ चलते हो, करेक्ट। तो आपका फिनोटाइप की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इंटेंसिटी ऑफ फिनोटाइप, यहां पर इंटेंसिटी ऑफ फिनोटाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। सिंगल एलील पार्शियल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, करेक्ट। तो जो इंटेंसिटी होती है बेटा फिनोटाइप की, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में किस पर रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ डोमिनेंट। जब 0 डोमिनेंट था तो व्हाइट आया, 1 डोमिनेंट तो 4 आए, ये वेरी लाइट रेड, 2 डोमिनेंट इंटरमीडिएट रेड, 3 डोमिनेंट लाइट रेड, और 4 डोमिनेंट डार्क रेड। देखा आपने। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर। अब अगर बेटा हम परसेंटेज ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर, पीसी का मतलब लिख देता हूं पेरेंटल कैरेक्टर, एग्री। देखो साहब, आपने जो एक्सपेरिमेंट शुरू किया वो कहां शुरू किया, डार्क रेड यानी से, और कहां शुरू किया, व्हाइट। मतलब पेरेंट कैसे है, डार्क रेड और व्हाइट। तो देखो डार्क रेड कितना है, बोलो 1, व्हाइट कितना है 1, मतलब डार्क रेड और व्हाइट हुआ पेरेंटल कैरेक्टर। तो टोटल पेरेंटल कैरेक्टर कितना आया, 1 + 1 2, तो पेरेंटल कैरेक्टर 2, और टोटल ऑफस्प्रिंग 1 + 4 5 6 11 4 15 1, करेक्ट। क्या आया 16, तो टोटल ऑफस्प्रिंग 16। तो पेरेंटल कैरेक्टर कितना हो गया सर, 2/16। एक बात ब्रेन में भर लो, कभी भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पेरेंटल कैरेक्टर केवल और केवल 2 होगा, चाहे जितने जीन हो, 2 जीन हो, 3 जीन हो, 10 जीन हो, 50 जीन हो, लेकिन पेरेंटल कैरेक्टर हमेशा 2 होगा। और उसके पीछे रीजन है सर कि एक ही केवल होता है ये वाला, और एक ही केवल होता है ये वाला, और ये डार्क रेड और व्हाइट केवल 2 होंगे, 1 + 1 2। तो पेरेंटल कैरेक्टर हमेशा 2। तो बचे हुए क्या हो गए, ये रेड, इंटरमीडिएट रेड, वेरी लाइट रेड, 14 ये हो गए न्यू कैरेक्टर या रिकम्बिनेंट, 14/16। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या नहीं बदलेगा, पेरेंटल कैरेक्टर, करेक्ट। हमेशा शुरुआत होगी 1 से और एंड होगा 1 में। मैक्सिमम डोमिनेंट 1 पर आता है, जब मैक्सिमम डोमिनेंट होते हैं तो 1 आता है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फिनोटाइप, और जब 0 डोमिनेंट होता है तो लिस्ट फिनोटाइप आता है, करेक्ट। कर्व, अगर हम फिनोटाइप ले लें और नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील ले लें, करेक्ट, तो आपका देखो जब 0 डोमिनेंट था तो 1, 2 डोमिनेंट थे तो 4, 3 डोमिनेंट थे तो 6, और 0 डोमिनेंट था तो 1, और 1 डोमिनेंट था तो 4, 2 डोमिनेंट था तो 6, और फिर से 3 डोमिनेंट था तो 4, और 4 डोमिनेंट था तो 1। 0 डोमिनेंट वाला व्हाइट, 4 डोमिनेंट वाला डार्क रेड, बोलो। तो ये हमेशा और हमेशा कर्व आएगा बेल शेप्ड। दूसरी चीज फिक्स रहेगी आपके किसमें, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। मैं बताना चाहूंगा आपको कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में दूसरी चीज फिक्स हो गई है, क्या, बोलो, बेल शेप्ड कर्व। देखिए 0 डोमिनेंट व्हाइट कितने आए थे, 1, देख लो। 1 डोमिनेंट 4 वेरी लाइट रेड, 2 डोमिनेंट 6 इंटरमीडिएट रेड, 3 डोमिनेंट 4 लाइट रेड या रेड,
और 4 डोमिनेंट 4 डार्क रेड। ओके, तो कर्व हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा जैसे जैसे डोमिनेंट एलील बढ़ेंगे, तो ये कर्व हमेशा बेल शेप होगा। तीसरी बात, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होता है। जैसे आपका ऐसा नहीं होता, मेंडल साहब बोलते थे या तो टॉल या ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ के बीच में बहुत ढेर सारे और होंगे, करेक्ट, आगे हम देखेंगे। तो ये अब दूसरी बात बेटा एक और कि 5th पॉइंट यहां पर आ गया। 6th पॉइंट अगर बोलूं, टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ फिनोटाइप, बोलो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2n+1। बोलो कितने जीन है, n नंबर ऑफ जीन, तो 2 × 2+1। फिनोटाइप कितने टाइप के हैं, 5। आंख से देख लो, डार्क रेड, इंटरमीडिएट रेड, 1 2 3 4 5। फिनोटाइप कितने टाइप के आएंगे हमेशा, 5। अगर 3 जीन होगा फिनोटाइप कितने आएंगे, 7। 4 जीन होगा फिनोटाइप कितने टाइप आएंगे, 9। टाइप ऑफ फिनोटाइप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2n+1। एग्री जी। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन स्किन कलर का सेकंड एग्जांपल है जो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, करेक्ट। इसकी स्टडी डिटेल में किया था डेवनपोर्ट ने। 3 जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, करेक्ट। और आप भी जानते हो जब 3 जीन होंगे, जीन 1, जीन 2, जीन 3, तो इसमें हम हाइपोथेटिकली लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ओके, तो मैक्सिमम डोमिनेंट 6 आएगा, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी। और मिनिमम डोमिनेंट आएगा स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये आपके सामने। और मैक्सिमम एक्सप्रेशन तब होगा जब सारे डोमिनेंट होंगे। अब ह्यूमन का स्किन कलर जो होगा वो ब्लैक कलर, एकदम डार्क ब्लैक, करेक्ट। मिनिमम एक्सप्रेशन जो होगा सारे रिसेसिव एलील होते हैं, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल, व्हाइट हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां पर बेटा मैक्सिमम एक्सप्रेशन डार्क ब्लैक आएगा जब 6 के 6 डोमिनेंट होंगे, और जब 0 डोमिनेंट होगा यानी कि सारे रिसेसिव होंगे तो व्हाइट आएगा, करेक्ट। मैं बताना चाहूंगा बेटा जितने भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल होते हैं, दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि केवल जीन का मेजर रोल होता है, लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो कंट्रोल होता है एनवायरमेंट के द्वारा भी होता है। चलिए क्रॉस कराते हैं। एक ब्लैक ले लिया, डार्क ब्लैक, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी सी, व्हाइट ले लिया। ये आपको भी पता है यहाँ पर कितने गैमीट बनेंगे, कैपिटल ए बी सी एक टाइप के, यहाँ पर कितने गैमीट बनेंगे, स्मॉल ए बी सी एक टाइप के, बिकॉज होमोजाइगस। तो क्रॉस कराया तो आया कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इंटरमीडिएट ब्राउन, मुलाटो कलर बोलते हैं हम इसको, इसमें हो जाती है आपकी ब्राउन्ज स्किन कलर, ब्राउन्ज की तरह कलर हो जाता है, ब्राउन्ज स्किन कलर, मुलाटो। अब जब 2 मुलाटो की हम सिर्फ मेटिंग कराते हैं बेटा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये मुलाटो है दोनों, करेक्ट। मुलाटो। तो बेटा ये बोलो ट्राई हाइब्रिड है, कितने टाइप के गैमीट बनेंगे जरा बताइए, 8। यहाँ कितने टाइप का गैमीट बनेगा, 8। तो 8 गैमीट से फर्टिलाइज करेगा तो टोटल कितने टाइप के ऑफ स्प्रिंग बनेंगे यानी जाइगोट बनेंगे, 64। ये रेशियो एप्टो में क्या आता है आपको डायरेक्ट याद करना है, 1:6:15:20:15:6:1। जो आपका 1 है ये ब्लैक है क्योंकि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 6 था, 6 यानी कि कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी, करेक्ट। जब 5 डोमिनेंट एलील था तो वेरी डार्क ब्राउन, 4 डोमिनेंट हुआ तो डार्क ब्राउन 15, 3 डोमिनेंट हुआ तो इंटरमीडिएट ब्राउन यानी कि मुलाटो वाले, करेक्ट बेटा, 20, 2 डोमिनेंट हुआ तो 15 लाइट ब्राउन, 1 डोमिनेंट हुआ तो वेरी लाइट ब्राउन 6, और 0 डोमिनेंट हुआ तो व्हाइट, केवल 1 आते हैं, करेक्ट। तो यहां पर आपने देखा कि ह्यूमन स्किन कलर में ब्लैक से लेकर के व्हाइट तक है ना, यानी कि वेरी लाइट जिसको बोलते हो आप, वेरी लाइट कलर, वेरी फेयर। तो क्या कॉन्टिन्यूअस तरीके से वेरिएशन हो रहा, और ये बात डिपेंड कर रही नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर। 6 है तो मैक्सिमम आया, और 0 है तो मिनिमम आया, और जब जैसे जैसे डोमिनेंट एलील घट रहा वैसे वैसे स्किन कलर भी फेयर हो रहा है यानी लाइट हो रहा, करेक्ट। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसको भी दिखा दो कि यहाँ 6 डोमिनेंट है, यहाँ 5 डोमिनेंट, सब दिखा दो, क्यों ये 6 आया, क्यों ये 15 है, क्यों, वो आप कर लेना, आपकी मर्जी। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि बेटा यही जो आपको पढ़ाया जा रहा है यही एडवांस है ना। इतना ही नहीं आता, आपको पता है कि एनसीईआरटी में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जिक्र ही नहीं है, बस डेफिनेशन है, समझ गए। तो आपको जो है इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत। और ये याद करना इसलिए बहुत ईजी है
कि 1 6 15 20 और फिर नीचे चले जाए, डिसेंडिंग हो जाए 15 6 1, और यहाँ पर जो ब्लैक होगा वो 6 और नंबर ऑफ डोमिनेंट, बस खत्म था। परसेंटेज ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर, गौर करिए आपने शुरू किया ब्लैक और व्हाइट से, मतलब पेरेंटल कैरेक्टर वो होगा जो ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक कितना है 1, व्हाइट कितना है 1, तो पेरेंटल कैरेक्टर कितना है 2। मैंने बताया था चाहे आप 2 जीन लो चाहे 50 जीन लो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में पेरेंटल कैरेक्टर केवल 2 ही होंगे, क्योंकि मैक्सिमम डोमिनेंट का केस केवल एक होता है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, ये एक ही होगा 1/64, और मिनिमम डोमिनेंट का केस भी बेटा एक ही होगा 1/64। तो पेरेंटल कैरेक्टर विल बी ऑलवेज 2 न्यू कैरेक्टर, यानी कि एनसी मतलब न्यू कैरेक्टर रिकम्बिनेंट 62/64, करेक्ट। टाइप ऑफ फिनोटाइप, एन नंबर ऑफ जीन है, एन जो है क्या है सर, नंबर ऑफ जीन, बोलो कितने जीन है 3 जीन पेयर, तो यहाँ पर 2 × 3 + 1 7, 3 जीन पेयर, ओके। कर्व कैसा आएगा, बेल शेप, बोलो 1 6 15 20 ऐसे घटता चला जाएगा। तो ये कुछ चीजें फिक्स रहेंगी, चेंज नहीं होंगी, पेरेंटल कैरेक्टर, फिनोटाइप, बस जीन का नंबर बढ़ाओगे हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, और जो है कर्व बेल शेप, ओके। दैट इज अबाउट द ह्यूमन स्किन कलर। जी क्वेश्चन देखते हैं पॉलीजेनिक पर, कई बार आ जाता है तो देख लेते हैं जस्ट, क्योंकि मॉड्यूल रेस्ट में है। अ प्लांट विच इज होमोजाइगस फॉर एबी जीन, पहले क्लियर कर लीजिए, एबी जीन के लिए कोई होमोजाइगस है, मतलब ये है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, और उसका हाइट है 20 फीट, एग्री, वाइल मिनिमम हाइट इज 6 फीट, मिनिमम हाइट जो है यहाँ पर बेटा वो 6 फीट है, एग्री। और आपको बताना चाहेंगे मिनिमम हाइट तब आती है जब सारे रिसेसिव होते हैं, ये तो पता ही है, मिनिमम कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस होता है पॉलीजेनिक। तो जरा हम लोग चलिए कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला बताइए, मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन अपॉन टोटल डोमिनेंट एलील। जरा बोलो मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना है 20, मिनिमम एक्सप्रेशन 6, बोलो टोटल डोमिनेंट कितने हो सकते हैं 4, तो 20/6 यानी 14/4, 4 × 12 फीट। एक डोमिनेंट एलील का, सिंगल डोमिनेंट एलील कितने फीट हाइट देता है 3.5 फीट, एग्री। अब देखिए भाई इसका सेकंड कंट्रीब्यूशन तो आ गया, आंसर कितना आया बोलिए जरा 3.5 फीट, ओके। अब कैलकुलेट द हाइट ऑफ फॉलोइंग प्लांट, मान लो ये प्लांट है, तो जरा बताइए इसमें कितने डोमिनेंट है, मिनिमम हाइट पहले कितनी आएगी, जब कोई डोमिनेंट ना हो, 0 डोमिनेंट हो तो कितना 6 तो भैया सब में रहेगा, ठीक है 6 तो सब में रहेगा, क्योंकि मिनिमम हाइट तब आएगी जब ये 0 डोमिनेंट होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी 0 डोमिनेंट, ये तो रहेगा। प्लस जरा बोलिए यहाँ कितने डोमिनेंट है 3, एक डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन 3.5, आंसर आ जाएगा। कितने डोमिनेंट 2 × 3.5, कितने डोमिनेंट 1 × 3.5, कितने डोमिनेंट 0 × 3.5, मतलब 6 फीट, बोलो निकाल लोगे। तो कंट्रीब्यूशन अगर आ गया तो पहले मिनिमम हाइट रख दीजिए। इसका दूसरा भी एक तरीका है, बोलिए। आप दूसरा तरीका देखेंगे अगर इसका, तो ये देखिए पहले वाले का मैं बताता हूं आपको, है ना सर। दूसरा वाले का तरीका देखिए, यहां मान लो 3 डोमिनेंट थे, बोलो जब 4 डोमिनेंट थे तो कितनी हाइट थी 20 फीट, और एक डोमिनेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है 3.5, तो 3 डोमिनेंट वाले का 20 - 3.5, नहीं समझ में आया भाई। 4 डोमिनेंट पर 20 फीट और एक डोमिनेंट हटा दिया 3.5 फीट हट जाएगा। अब 2 डोमिनेंट तो 2 बार घटा दीजिए, 20 - 3.5 - 3.5, ओके। एक डोमिनेंट तो 20 - 3.5 - 3.5 - 3.5, तो ये तीनों निकाल दीजिए, आ जाएगा ना। और 0 डोमिनेंट हो तो आ ही जाएगा आपका, बोलो समझ में आया। अब जैसे मैं बोलूं एक और आपको क्वेश्चन देता हूं, ठीक है भैया, चलिए देखते हैं जरा। यहां पर मैंने दिया, यहां सबसे बड़ा मिस्टेक आप क्या करोगे, मान लीजिए मैंने एक प्लांट दिया ट्राई हाइब्रिड, करेक्ट सर, ट्राई हाइब्रिड,
वो फ्रूट प्रोड्यूस करता है कितने ग्राम का, सॉरी 400 ग्राम का, ओके। और मिनिमम वेट ऑफ फ्रूट यहां पर कितना होगा, 100 ग्राम। बोलो अब आप मुझे बताइए कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील। बोलो पहले फॉर्मूला लिखो, मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन अपॉन टोटल। अब आप बताइए जरा समझिए, बोलो फ्रूट का मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना है, 400, मिनिमम एक्सप्रेशन 100 अपॉन टोटल डोमिनेंट। ट्राई हाइब्रिड है तो आप आंख बंद करके लगाएंगे 6, करेक्ट, बिल्कुल गलत। पहली बात यहां मैक्सिमम एक्सप्रेशन है ही नहीं, मैक्सिमम एक्सप्रेशन इसी को मानना पड़ेगा। और ट्राई हाइब्रिड का मतलब ये होता है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, डन। तो ये जब है तो कितना आया 400, और जब जीरो डोमिनेंट है यानी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी तो कितना आया 100। तो मैक्सिमम डोमिनेंट नंबर ऑफ डोमिनेंट यहां कितना लोगे, 3। नहीं समझ में आया, यहां अगर ये ट्राई हाइब्रिड ना बोलता, होमोजाइगस बोलता तो 6 लेते, ट्राई हाइब्रिड बोला इसलिए 3, तो 300 अपॉन 3 100, करेक्ट। ऐसे कैलकुलेट करते हैं 100 ग्राम। दूसरा क्वेश्चन, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस 2/1024 पेरेंटल कैरेक्टर इज ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। मेंशन करना जरूरी है, कोई पॉलीजेनिक कैरेक्टर है जिसमें टोटल पेरेंटल कैरेक्टर 2/204 है। पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंटल कैरेक्टर तो वैसे भी 2 ही आता है, आपको पता है, लेकिन 1024 रिप्रेजेंट करता है टोटल ऑफ स्प्रिंग को, पता है ना। तो पूछा हाउ मेनी जीन कंट्रीब्यूट फॉर दिस ट्रेट। अब बताइए जब एक जीन होता है तो कितने ऑफ स्प्रिंग आता है, 4, 2 जीन होता है तो 16, 3 जीन 64, 4 जीन 256, 5 जीन 1024। बोलो मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि हर बार पावर 4 के पावर n हो रहा। तो टोटल ऑफ स्प्रिंग के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या 4 टू द पावर n, यहां पर लग जाएगा, डोंट वरी। n क्या होगा भाई, नंबर ऑफ जीन, करेक्ट। अब देखिए जब एक जीन है तो 4 ऑफ स्प्रिंग, 2 जीन है तो 16 ऑफ स्प्रिंग, 3 जीन है तो कितने 64 ऑफ स्प्रिंग, 4 जीन है तो 256 ऑफ स्प्रिंग, और 5 जीन है तो 1024 ऑफ स्प्रिंग। तो बोलो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 5 जीन, करेक्ट। समझ गए कि नहीं। आप 1024 को जस्टिफाई करो कितनी बार 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मुझे नहीं पता आंसर कुछ है ना। बोलो भाई आ जाएगा कि नहीं, जो भी नंबर हो, जैसे बोल दे यहां कि 2/64, तो 64 को 4 से मल्टीप्लाई करके जस्टिफाई करो, कितनी बार, 3 बार, कितने जीन हुए, 3, समझ गए। तो इस तरीके से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने बता दिया आपको। अब आगे बढ़ेंगे जी। अब हम बात करते हैं जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी इसी साल नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, करेक्ट। और इसको दिया था, यही आया था इजी क्वेश्चन, किसने दिया था, वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी 1902 में, क्लियर कर लीजिए। यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था कि किसने प्रपोज किया था क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं बेटा कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका एग्जिस्टेंस कैसे आया, इनके ब्रेन में क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस कैसे आया, है ना। तो बेटा मेंडल साहब जब स्टडी करते थे तो उन्होंने बोला था कि हर कैरेक्टर को, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर यूनिट फैक्टर, करेक्ट। मेंडल साहब बोला करते थे ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर यूनिट फैक्टर, और उन्होंने ये हुआ कंक्लूजन ऑफ पेयर यूनिट फैक्टर। फिर उन्होंने बोला कि उनमें से अगर 2 डिफरेंट यूनिट फैक्टर है तो एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव। तीसरा उन्होंने बोला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो है बेटे वो जो पेयर्ड यूनिट फैक्टर है वो सेपरेट होते हैं, और किसी भी गैमीट में एक पेयर यूनिट फैक्टर का केवल एक ही फैक्टर जाता है। जैसे कि कहीं पर अगर हो कैपिटल टी स्मॉल टी एक पेयर यूनिट फैक्टर, तो किसी गैमीट में या तो कैपिटल टी जाएगा या तो स्मॉल टी जाएगा, सही बात है।
तो ये पेयर्ड यूनिट फैक्टर सेग्रीगेट हुआ। लेकिन मेंडल साहब ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि ये पेयर्ड यूनिट फैक्टर कहाँ पाए जाते हैं, करेक्ट, और कैसे सेग्रीगेट होते हैं। इस बात का पता चला तकरीबन तब जब माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हुआ। ये सब खेल जो माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हो रहा 1890 से लेके 1900 के बीच में हो रहा, करेक्ट। ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी साइंटिस्ट वेर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व द सेल डिवीजन। यहाँ पर गौर करिएगा इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि पेयर्ड यूनिट फैक्टर कहाँ पाए जाते हैं और कैसे सेग्रीगेट होते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए सेल डिवीजन की स्टडी प्रॉपर होनी जरूरी है, क्योंकि जो यूनिट फैक्टर होता है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पर पाया जाता है, करेक्ट। तो जब एडवांसमेंट हुआ माइक्रोस्कोपी में साइंटिस्ट वेर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व द सेल डिवीजन। यहाँ से एक बात पता चलता है कि क्रोमोसोमल थियरी आपको तब समझ में आएगी जब आपको सेल डिवीजन का एस्पेक्ट क्लियर होगा, और आप ये नर्चर में पढ़ते हो, सही है ना। चलिए, दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर देखा, करेक्ट बेटा, न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर देखा दैट अपीयर टू डबल, जो स्ट्रक्चर डबल होता है, एंड डिवाइड, जो डिवाइड होता है जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। क्लियर है बेटा, डबल मतलब रेप्लिकेट करना और उसके बाद डिवाइड हो जाना, सेपरेट हो जाना। आपको भी पता है जीवन फेज जब आपने पढ़ा था तो वहां पर हर क्रोमोसोम में सिंगल क्रोमेटिड होते हैं, लेकिन एस फेज जाते जाते हर क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हो जाते हैं सर? 2 क्रोमेटिड हो जाते हैं। यहाँ लिख देते हैं, दिख जाएगा, करेक्ट। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर इन लोगों को एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी की वजह से दिखा जो सेल डिवीजन के दौरान डबल होता है और डिवाइड हो जाता है। फिर से आपको याद होगा एस फेज में जो डबल हुआ था, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हुए थे, वो एना फेज में जाके माइटोसिस के टूट गए थे। बाय द 1902 तक क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट, कि 1902 तक क्रोमोसोम कैसे मियोसिस में मूव करता है ये वर्कड आउट हो चुका है, कि भाई मेटाफेज में पेयर्ड क्रोमोसोम लाइन होते हैं, उसके बाद एनाफेज 1 में जो है सेपरेट होते हैं, ये सब पूरा स्टडी हो चुका था। और तब इसके बाद उसी 1902 में सटन और बवेरी नोटेड दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम आर पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, मतलब क्रोमोसोम का बिहेवियर जो है जीन के बिहेवियर के पैरेलल है, एंड दे यूज द क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ। इन्होंने मेंडल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्रोमोसोम के मूवमेंट को क्या किया, स्टडी किया, और बताया कि दोनों जो है क्रोमोसोम का बिहेवियर और जीन का बिहेवियर पैरेलल होता है। तो उन्होंने कंपैरिजन बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन किया। क्या क्या बातें आई ये समझिए। अब मैं ऊपर की चीजों को जस्ट मिटा देता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने कुछ आपको बताया नहीं सर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बस साहब जी आपको इतना ही बताया कि जब माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हुआ तो उस दौरान जो है बेटे आपका देखा गया कि न्यूक्लियस के अंदर एक कोई स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन के दौरान डबल होता है और डिवाइड होता है, और उस स्ट्रक्चर को इन्होंने बोला क्रोमोसोम। और 1902 तक पूरा क्रोमोसोम का जो है मूवमेंट सेल डिवीजन के दौरान कब अलाइन होते हैं, कब मूव करते हैं, वो स्टडी हो चुका था। और तभी उसी स्टडी के बेस पर थियोडोर और सटन और बोवेरी ने जो है वाल्टर सटन और बोवेरी ने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। अब क्या बोला, पहला पॉइंट इन्होंने जब कंपैरिजन किया बिटवीन क्रोमोसोम और जीन में, तो इन्होंने बोला कि जीन और क्रोमोसोम दोनों के दोनों पेयर में होते हैं, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, करेक्ट, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। ओके, तो ये क्रोमोसोम जो है और जीन पेयर में देखिए, एक क्रोमोसोम का पेयर होमोलोगस पेयर, ये दूसरा होमोलोगस पेयर, होमोलोगस पेयर 1, होमोलोगस पेयर 2। अब देखिए इस पेयर्ड क्रोमोसोम पर फैक्टर भी पेयर में है, कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल ए भी हो सकता है,
कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल। तो क्रोमोजोम पेयर में होते हैं, ये जीन पेयर में होते हैं। तो बोथ अकर्स इन पेयर, करेक्ट। इन्होंने दूसरी बात क्या बोली, ध्यान दीजिए, बोथ, कौन बोथ, क्रोमोजोम और जीन segregate at the time of gamete formation and only one of each pair is transmitted to gamete। किसी गैमीट में, गौर करिए, अब ये सेपरेट होगा सर, गैमीट बनेगा, तो गैमीट में क्या होगा, या तो ये वाला क्रोमोजोम जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी, या तो ये वाला जाएगा स्मॉल ए। मतलब एक गैमीट में जाएगा कैपिटल ए बी स्मॉल ए। ऐसा नहीं है कि किसी गैमीट में कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों चला जाए। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान होमोलोगस पेयर क्रोमोजोम का सेपरेशन होता है। आपको याद होगा ये सेपरेशन होता है एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में। बोलो यहां पर जाएगा जो है आपका कैपिटल सी कैपिटल डी। अभी क्रॉसिंग ओवर को इग्नोर करिए, आप क्रॉसिंग ओवर के चक्कर मत पड़िए, स्मॉल सी स्मॉल डी, तो यहां चला गया ये। बोलो तो हमेशा एक पेयर क्रोमोजोम का, एक ही क्रोमोजोम किसी एक गैमेट में जाएगा, और चूंकि एक ही क्रोमोजोम जाएगा इसलिए जो है एक ही यूनिट फैक्टर जाएगा, पेयर्ड यूनिट फैक्टर कभी नहीं जाएंगे, करेक्ट। तो इन्होंने कहा कि बोथ क्रोमोजोम एंड जीन सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच। गौर करिए, केवल एक, जैसे ये वाला क्रोमोजोम इस गैमेट में गया, ये वाला क्रोमोजोम इस गैमेट में गया, करेक्ट, एक ही केवल जाएगा। इसी को थोड़ा सा एनसीईआरटी लेवल पर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जीवन में देखो तो हर क्रोमोजोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं, एक। जैसे मान लो कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी, एक ही पेयर मैंने दिया है। अब देखिए कैपिटल ए बी एस फेज में रेप्लिकेट कर गया, अभी बोला था ना, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी रेप्लिकेट कर गया। अब देखो ये हुआ G1, ये हुआ SG2। अब हम सीधे जंप किए मेटाफेज 1 में। बोलो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम अलाइन हो गए। तो यहां पर मेटाफेज 1 में जो है बेटा अलाइनमेंट ऑफ होमोलोगस पेयर क्रोमोजोम होता है, करेक्ट। अलाइनमेंट ऑफ होमोलोगस HPC मतलब होमोलोगस पेयर क्रोमोजोम, करेक्ट। देखिए पेयर्ड हो गए, मेटाफेजिक प्लेट बन गया। क्या बन गया, मेटाफेजिक प्लेट। अब क्या हुआ एनाफेज में, यू नो बेटर, सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोजोम, करेक्ट बेटा। एनाफेज 1 में सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोजोम, ये हमें पढ़ाना नहीं है, सेल डिवीजन पार्ट है। देखो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, करेक्ट, दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए, सेग्रीगेट हो गए। अब तीसरा यहां पर एनाफेज 2 में डायरेक्ट पहुंचे, तो यू नो बेटर एनाफेज 2 में क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट, सही है ना, क्योंकि एनाफेज 2 इज सिमिलर टू द एनाफेज ऑफ माइटोसिस। तो देखिए एक तरफ गया ए बी, दूसरी तरफ गया कैपिटल ए बी, तीसरी तरफ गया स्मॉल ए बी, और चौथा गया स्मॉल ए बी, मतलब ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ओके। तो क्या हुआ भैया, आपका एनाफेज 1 में सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, जिसको हम बोलते हैं डिसजंक्शन, और इसी की वजह से जो है एलिलिक पेयर सेपरेट होते हैं, और किसी एक गैमेट में एक पेयर का एक ही रिसीव होता है, करेक्ट। तो देखिए यहां पर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ जीन, इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ जीन segregate independently of each other, done, whereas one pair of chromosome segregate independently of another। ये दोनों लाइन सेम है, लेकिन सेम होते हुए भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको हम ये भी तो बोल सकते थे कि क्रोमोजोम और जीन इंडिपेंडेंटली असॉल्ट होते हैं। मेंडल साहब ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट में क्या बोला था, बोलो कि न डाइहाइब्रिड क्रॉस और पॉलीहाइब्रिड क्रॉस वन एलिलिक पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर, सही है। उसी को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, whereas one pair of chromosome segregate independently of another। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट में ऐसा देने जा रहा हूं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बाद में क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। देखो भैया जीन के लिए इन्होंने बोला इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर, इन्होंने क्रोमोजोम के लिए बोला वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ। गौर करिए
सारे जीन इंडिपेंडेंट नहीं होते, और जो जीन इंडिपेंडेंट नहीं होते वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होते, लेकिन सारे पेयर क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट होते हैं। तो कौन से जीन पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे? बोलो, जो इंडिपेंडेंट हो। जैसे यहां पर मैं बताऊं, ये मान लीजिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। यहां पर लीजिए कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल ई। ओके, दो पेयर क्रोमोसोम ले लिया हम लोगों ने। एग्री बेटा? देखो, ये पेयर, वन पेयर क्रोमोसोम सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर, मतलब इसका इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बेटा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी से इंडिपेंडेंट होगा, ये गारंटी नहीं है। हो सकता है इन दोनों में क्या पाया जाए? लिंकेज। और लिंकेज अगर पाया जाएगा तो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होंगे, ये अगले जनरेशन में एक साथ जाएंगे। अरे समझ में आया कि नहीं? इसीलिए वही जीन, वही एलिलिक पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। तो आपके मॉड्यूल में भी और एनसीईआरटी में भी एक लाइन है जो कि बेटा बताती है, देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, दैट इज फॉर जीन। क्योंकि वही जीन इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगा, वही जीन इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होगा जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, जिनमें लिंकेज ना हो। और क्रोमोसोम में वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर, मतलब हर पेयर क्रोमोसोम ये इससे हमेशा इंडिपेंडेंट ही होते हैं, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से जुड़े हुए नहीं होते। करेक्ट? तो इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, दैट इज फॉर जीन, और वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर, दैट इज फॉर क्रोमोसोम। हमेशा एक पेयर जीन दूसरे पेयर जीन से इंडिपेंडेंट नहीं होता, उनके बीच में लिंकेज हो सकता है। करेक्ट? अब देखिए, दे आर्ग्यूड दैट, इन सब चीजों से इन्होंने आर्ग्यू किया दैट पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर, पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर, एक पेयर क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई और उसका सेग्रीगेशन हुआ, पेयरिंग हुई मेटाफेज 1 में और सेग्रीगेशन हुआ एनाफेज 1 में, बोलिए, वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरीड। बिल्कुल सही बोला। कौन सी बड़ी बात है? ये रहा एक क्रोमोसोम पेयर, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। भाई ये पेयर करेंगे दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस मेटाफेज 1 में, तो जीन की पेयरिंग होगी। और जब ये सेग्रीगेट करेंगे एनाफेज 1 में तो ये भी सेपरेट होंगे, बोलिए ना। तो क्रोमोसोम की पेयरिंग और सेग्रीगेशन, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, इस पर ये जीन ए है, इस पर जीन कैपिटल ए स्मॉल है। बोलो, जब ये पेयर करेंगे, एक क्रोमोसोम पेयर करेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए भी पेयरिंग करेगा। और जब ये एनाफेज 1 में सेपरेट होंगे तो कैपिटल ए अलग जगह गया, स्मॉल ए अलग जगह गया। तो क्रोमोसोम की पेयरिंग और सेग्रीगेशन की वजह से यूनिक फैक्टर यानी जीन यानी एलिलिक पेयर का सेग्रीगेशन होता है। और इसी के बेस पर सटन और बोवेरी ने यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल। बिल्कुल, जिसको मेंडल साहब बोलते थे पेयर्ड यूनिट फैक्टर सेग्रीगेट होते हैं, उस समय कोई जानकारी नहीं थी क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। इस सब स्टडी के बाद ये पता चल गया कि क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन की वजह से ही मेंडेलियन फैक्टर जो है सेग्रीगेट होते हैं। और इसी की वजह से इन्होंने इसको नाम दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि क्रोमोसोम के इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग, मतलब क्रोमोसोम जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, इनहेरिटेंस का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होना ही रिस्पॉन्सिबल है जीन के अगले जनरेशन में पास होने के। जिस तरीके से क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे वैसे ही एलिलिक पेयर सेग्रीगेट होंगे, जिस तरीके से क्रोमोसोम जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में उसी तरीके से एलिलिक पेयर जाएंगे जो है अगले जनरेशन। क्लियर? दैट इज अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसके बाद जो है इन चीजों को प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल तरीके से और प्रूव किया किसने? मॉर्गन ने। किस पर एक्सपेरिमेंट करके? ड्रोसोफिला। बात करते हैं हम लोग। आगे थोड़ा सा पॉइंट बचा था उसको कवर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिंकेज का एस्पेक्ट शुरू होगा। आफ्टर देन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय थॉमस हंट मॉर्गन, T.H. Morgan and his colleagues, and it was also led to the discovering the basis for variation. Correct?
द बेसिस फॉर वेरिएशन प्रोड्यूस्ड बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गौर करिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर मैंने जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी बेटा, यहां से पूरी की पूरी मैंने एनसीईआरटी की लाइन फॉलो की थी। उसका रीजन है कि थोड़े से लाइन डिफिकल्ट है तो आपको समझने में दिक्कत होती है। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में भी लिख के यहाँ पढ़ा सकता था, लेकिन कई बार एनसीईआरटी की लाइन से पिछले 2-3 सालों से यहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे क्रोमोसोमल थियरी, लिंकेज और ये सब का, तो इसलिए ज्यादातर मैंने कोशिश की है लाइन को ले, जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन और बोवेरिन दिया, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है किया टीएच मॉर्गन और उनके कलीग्स ने। और मॉर्गन किस पर काम करके ये सब काम किए? फ्रूट फ्लाई पर, है ना। और बेटा इसी दौरान मॉर्गन साहब ने जब प्रूव कर रहे थे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर रहे थे, उसी दौरान उनको पता चला बेसिस फॉर वेरिएशन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन होता है कि भाई हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनसे थोड़े अलग क्यों हैं, हमारे ऑफिस में हमसे थोड़े अलग क्यों हैं, और सारे ब्रदर सिस्टर और ब्रदर आपस में डिफरेंट क्यों होते हैं, इसका भी उनको बेसिस मिला उसी दौरान। और आपको अच्छी तरह से पता है वो बेसिस का नाम क्या था? क्रॉसिंग ओवर। क्या नाम था उसका? क्रॉसिंग ओवर। तो देखिए, यहां से जब मॉर्गन साहब स्टडी कर रहे थे तो उनको दो बातें पता चली कि इंसान का बच्चा इंसान जैसा दिखता है, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ। मेंडल साहब भी बोल चुके थे ये बात बिल्कुल हेरिडिटी के बारे में, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं था। किसकी वजह से होता है, कौन सा फिनोमिना होता है उसके पीछे, करेक्ट। तो इंसान का बच्चा इंसान जैसा, मंकी का बच्चा मंकी जैसा, काऊ का बच्चा काऊ जैसा, बोफेलो का बच्चा बोफेलो जैसा, तो थोड़ा उसमें सिमिलरिटी है तो उसको बोला हेरिडिटी, और थोड़े डिफरेंसेज आए तो क्या बोला? वेरिएशन। क्लियर है। तो जो पेरेंट जैसे सारे ह्यूमन एक जैसे हैं, उनका एक अपना बॉडी स्ट्रक्चर है, तो वो लिंकेज है, पेरेंटल कैरेक्टर जाता है, लेकिन हम सब थोड़े थोड़े एक दूसरे से अलग हैं, उसके पीछे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। तो मॉर्गन साहब जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर रहे थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सटन एंड बोवेरी का, तो उनको पता चला बेसिस ऑफ फॉर वेरिएशन प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहीं से दो कॉन्सेप्ट आ गया उनके ब्रेन में, एक क्रॉसिंग ओवर की वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा लिंकेज जो पेरेंटल कैरेक्टर मेंटेन करता है, और ये वेरिएशन यानी न्यू कैरेक्टर लाता है। ठीक है, अब इन दोनों को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि रीजंस फॉर सेलेक्टिंग ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला ही क्यों लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया? पहली चीज, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक कल्चर मीडियम इन लेबोरेटरी। ड्रोसोफिला इजिली कल्चर मीडियम में ग्रो कराए जा सकते हैं। देयर लाइफ साइकिल इज शॉर्ट 2 वीक। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है, आप तो जानते हो, मेल और फीमेल क्लियरली डिफरेंशिएटेड है, करेक्ट बेटा, मेल और फीमेल। और मैं सर आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ड्रोसोफिला के केस में फीमेल लार्जर होती है, करेक्ट बेटा, फीमेल लार्जर देन द मेल। इट प्रोड्यूसेड लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सिंगल मेटिंग। एक ही मेटिंग में ढेर सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं लोग। इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। क्योंकि ड्रोसोफिला ना तो बहुत माइक्रोस्कोपिक था ना बहुत बड़ा था, इसकी वजह से जो उसके हेरिडिटरी वेरिएशन, हेरिडिटरी मतलब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन जाने वाले वेरिएशन थे, उसको बहुत ही लो पावर माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया जा सकता था। क्लियर है भाई साहब? तो ये सब बातें आपकी हुई थोड़ी सी ड्रोसोफिला क्यों लिया। और ड्रोसोफिला छोटा होता है, बड़े ऑर्गेनिज्म को हैंडल करना लेबोरेटरी में मुश्किल होता है, कि स्मॉल इनसाइड। तो दीज आर द रीजन फॉर सेलेक्टिंग द ड्रोसोफिला। आगे हम बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज की। ओके बेटा जी, अब हम बात करते हैं जो है क्रॉसिंग ओवर की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि आपने नर्चर में मियोसिस में इसको बहुत कायदे से पढ़ा है, लेकिन जस्ट यहाँ पर रिवीजन, और इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है आपका जेनेटिक्स में आगे के जो मॉर्गन वाली जेनेटिक्स है यानी मॉडर्न जेनेटिक्स, तो उसकी बात करने के लिए जो है हम आपको क्रॉसिंग ओवर सिखा रहे हैं। और थोड़ा सा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको और अच्छे से पढ़ लेना नर्चर की बुक से, हम तो शॉर्टकट में चलेंगे। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सबसे पहले यहाँ पर दो टर्म आपके सामने सर आए हैं, एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है बेटा ऐसे दो क्रोमोसोम जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम हो।
ऐसे 2 क्रोमोसोम जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम हो, मतलब सेम टाइप के जीन हो, लेकिन एलील डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम मैंने एक बना दिया, मेटाफेज का क्रोमोसोम होगा, आपको पता है, तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं और उन दोनों क्रोमेटिड को बेटा आपस में सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, पता है ना, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये अगर एक पेयर क्रोमोसोम है तो ये जो है जेनेटिकली सेम है। अगर यहाँ पर जैसे सपोज दैट कैपिटल ए होगा तो यहाँ भी कैपिटल ए होगा, यहाँ स्मॉल ए या कैपिटल ए, मतलब जीन सेम लोकस पर होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, करेक्ट। तो एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड, जैसे मैं यहाँ बना दूं, ये एक क्रोमोसोम है जब तक रेप्लिकेट नहीं किया है, करेक्ट। ये नेक्स्ट क्रोमोसोम है, अभी रेप्लिकेट नहीं किया है ना। तो यहाँ पर जो है कैपिटल ए होगा तो यहाँ कैपिटल ए या स्मॉल ए, यहाँ भी स्मॉल, लेकिन एलियल डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन जीन सेम होंगे। यहाँ कैपिटल बी होगा तो यहाँ स्मॉल बी या कैपिटल बी, यहाँ भी स्मॉल बी एंड सो ऑन। तो यहाँ कैपिटल सी होगा तो स्मॉल सी, ऐसे हो सकता है, करेक्ट। तो इस तरीके से जीन सेम होते हैं और ये अगर जीन सेम है तो ये कहलाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम। अब बेटा जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपका होता है, रेप्लिकेट कर जाता है, तो इसके रेप्लिकेटेड पार्ट को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, करेक्ट। और ये जो है अब इसका सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन आपस में ये और ये और ये और ये और ये कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर है भैया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम के जो 2 पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और 2 क्रोमोसोम के जो डिफरेंट आर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और गौर करने वाली बात है सर, हमेशा जो आपका क्रॉसिंग ओवर होगा वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा, और दूसरा होमोलोगस, कभी भी क्रॉसिंग ओवर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में नहीं होती। अगर कभी हो गया तो एबनॉर्मेलिटी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज इलीगल क्रॉसिंग ओवर। लेकिन आप उसकी बात अभी नहीं करेंगे, वो बात मैं म्यूटेशन में करूंगा, डोंट वरी। तो बोलिए, क्लियर कर लीजिए, क्रॉसिंग ओवर होती है किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, रेप्लिकेट कर गया, तो ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड जहां जुड़े हैं सेंट्रोमियर, एक और पेयर ले लेते हैं हम लोग, तो ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लैक ब्लू, ये ब्लैक ब्लू सिस्टर क्रोमेटिड, रेड और ग्रीन सिस्टर क्रोमेटिड। अब देखिए आपस में रेड ब्लू, ग्रीन ब्लू, ब्लैक रेड, ये क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर। इसका क्रोमेटिड इसका क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर। क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच में होगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, करेक्ट। किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो गौर करिए, एक क्रोमोसोम में रेप्लिकेटेड स्टेज में कितने क्रोमेटिड होते हैं, 2, दूसरे में कितने होते हैं, 2, और 2 कितने हो गए, 4। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच में होगी, टेट्राड स्टेज में, 2 2 4, एग्री भैया। तो क्रॉसिंग ओवर सर हमेशा होगी टेट्राड स्टेज में इन द पैकेटीन, अगर आपको याद हो, ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। आपके मियोसिस का लार्जेस्ट फेज होता है जिसमें कि आपका क्या क्या आता है, बोलिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। क्लियर है। तो ये सब बातें हमारा नहीं है, हमें डायरेक्ट क्रॉसिंग ओवर देखना है। अब देखते हैं हम सर, जैसे यहां पर अगर मैं जिक्र करूं जीवन फेज में, एक पेयर क्रोमोसोम मैंने दिखाया है, एक होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम, एचपीसी लिखा दिया। इस पे मैंने जीन दिखा दिए 2, ए कैपिटल ए स्मॉल ए, एक जीन के 2 एलील, कैपिटल बी स्मॉल बी, ए कैपिटल ए भी हो सकता है, ए कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 जीन मैंने दिखाए हैं, 2 जीन के 4 एलील, एक जीन का कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरे जीन का कैपिटल बी स्मॉल बी। अब जीवन से जब उसको मियोसिस करना होता है, सबसे पहला टारगेट होता है मियोसिस या माइटोसिस का, क्रोमोसोम यानी डीएनए का रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करा दिया। यू नो बेटर, रेप्लिकेट कराने के बावजूद इसमें दिखेंगे सिंगल क्रोमेटिड, होंगे कितने, 2, लेकिन दिखेंगे सर कितने, सिंगल। क्यों दिखेंगे, बिकॉज दे आर वेरी थिन एंड क्लोज टू ईच अदर। ये रियल में ऐसा है कि पहले एक लाइन थी, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड बन गए, करेक्ट। तो देखिए ये ऐसा है, तो जब
ये वाला क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा तो दूसरा कैपिटल ए बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल कैपिटल बी, और ये रेप्लिकेट करेगा तो स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी। डन। ये रियल में ऐसा है लेकिन दिखता ऐसा है, क्यों? बिकॉज दीज क्रोमेटिड आर वेरी थिन एंड क्लोज टू ईच अदर। पैकेटिंग आपको पता है लगातार कंडेंसेशन की वजह से, करेक्ट भैया, किसकी वजह से? कंडेंसेशन की वजह से। अरे कंडेंसेशन होता गया, लेप्टोटीन में शुरू हुआ था, जाइगोटीन में थोड़ा ज्यादा हुआ, थोड़ा थिक बना दे आपके लिए, जरूरत नहीं है, मेरा टारगेट दूसरा है, कुछ मेरा टारगेट मियोसिस नहीं पढ़ाना है, करेक्ट। तो ये जो है थोड़े और कंडेंस हो गए। जाइगोटीन जब आया तो होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम, बोलिए कौन? फिर से बोलता हूं, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। क्लियर है भैया? पेयरिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। और साइनेप्सिस जो होता है वो एक केमिकल की वजह से होता है, बाय द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो आरएनए और प्रोटीन का विशेष करके बना होता है। किसका? आरएनए और प्रोटीन का। इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले साहब जी दिया था मोजेज ने, एक साइंटिस्ट। डोंट वरी, ओके। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के हेल्प से पेयर कर गए, केवल एक क्रोमोसोम ले लेते हैं, है ना, तो पेयरिंग हो गई उसकी। अब जो है बेटा यहां पर और कंडेंसेशन हो गया पैकेटिन में, और एक क्रोमोसोम जैसे ये है, अभी ब्लैक वाला आपको दिख रहा होगा, जब कंडेंसेशन हुआ तो ऐसे दिखने लगा। दूसरे क्रोमोसोम का भी कंडेंसेशन, ऐसे रेड वाला दिख रहा, कंडेंसेशन हुआ तो दो दो क्रोमेटिड दोनों में दिखने लगे, बोलिए। और ये दो दो क्रोमेटिड एक पॉइंट पर जुड़ गए, करेक्ट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज रिकम्बिनेशन नोड्यूल। यहाँ कंडेंसेशन पैकेटिन में 90% कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए जो है बेटा यहाँ पर एक क्रोमोसोम के कितने क्रोमेटिड दिखने लगते हैं? 2, जबकि यहाँ पर कितने दिखेंगे? एक में एक ही, जबकि होता कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ है 2। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड? 2, तो 2 में कितने? 4। यहाँ पर एक में कितने? 2, 2 में कितने? 4। यहाँ पर दिखते नहीं है जाइगोटीन तक, यहाँ पर दिखने लगता है। और ये दोनों सिस्टर कम्प्लीट, ये दोनों सिस्टर कम्प्लीट, ये आपस में नॉन सिस्टर कम्प्लीट एक पॉइंट पर जुड़ गए, दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन नोड्यूल। इट इज द पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। ये वो पॉइंट है जहां क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट द रिकम्बिनेशन नोड्यूल बाय द रिकम्बिनेज एंजाइम। रिकम्बिनेज एंजाइम में 2 एंजाइम होते हैं, एंडोन्यूक्लिएज एंड लाइगेज। होते और भी हैं, आपके लिए काम चल जाएगा एनसीईआरटी लेवल पर। एंडोन्यूक्लिएज कट करता है एट द रिकॉग्निशन नोड्यूल, करेक्ट, रिकम्बिनेशन नोड्यूल पर कट करता है आरएन, और ये जो है बेटा ज्वाइन करता है। लाइगेज क्या करता है सर? ज्वाइन करता है। कैसे? ये देखिए, इसका ये पार्ट जो ब्लू और ब्लैक है, ये ब्लैक और ब्लू आपस में कटेंगे। बोलो कौन कट किया? एंडोन्यूक्लिएज। उसके बाद उनका होगा एक्सचेंज, बीच में क्या होगा? एक्सचेंज, करेक्ट, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज जब होगा तो अब जो ये ब्लैक था ये हो गया ब्लू, करेक्ट, और जो आपका ब्लू था वो हो गया ब्लैक। चलो पूरा डार्क करते हैं जिससे आपको क्लियरली दिखे। ये देखिए, करेक्ट, ब्लैक और ये आपका ब्लू, समझ गए? तो यहां पर साहब जी आपका पोजीशन चेंज हुआ तो जीन भी चेंज हो जाएगा। अब ये कैपिटल ए जो था वो हो गया स्मॉल ए, और स्मॉल ए जो था वो कैपिटल ए। जैसे ये देखिए, बोलिए, ये आपस में क्या हुए? सिस्टर क्रोमेटिड। आपस में क्या हुए? सिस्टर क्रोमेटिड। इनको बोलो नॉन सिस्टर। नॉन सिस्टर इस पॉइंट पर जुड़ गए, जिस पॉइंट पर जुड़े दैट इज कॉल्ड एज रिकम्बिनेशन नोड्यूल। रिकम्बिनेशन नोड्यूल पर सबसे पहले कौन आएगा? एंडोन्यूक्लिएज। ये देखिए, इनको कट किया, कट कर दिया। उसके बाद इनका क्या हो गया? एक्सचेंज। बोलिए, एक्सचेंज होने के बाद इनको कौन ज्वाइन करेगा? लाइगेज, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। बोलिए किसका पार्ट कट हुआ? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का। किसका? होमोलोगस क्रोमोसोम का। तो होमोलोगस क्रोमोसोम, सपोज दैट ये कैपिटल ए था तो स्मॉल ए की जगह चला गया, स्मॉल ए था तो कैपिटल ए की जगह चला गया, एक्सचेंज हो गया कि नहीं? तो जीन का एक्सचेंज हुआ, समझिए, एलील का एक्सचेंज हुआ। इसीलिए क्रॉसिंग ओवर की वजह से न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बनता है। जहां पर कैपिटल ए था वहां स्मॉल ए बन गया,
करेक्ट बेटा? तो लिखा इट रिजल्ट्स इनटू द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से बेटे न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बन जाता है, जिसे को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और ऐसे क्रोमोसोम जो आपके न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन रखते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट। अच्छा, सेल को भी हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, करेक्ट? तो पैकेट इन में देखिए क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गई सर। अब मुझे हर जगह पर इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। बोलिए, ये ब्लू वाले में ब्लैक आ जाएगा। चलिए यहां पर हम लोग ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पर तो कैपिटल ए आ गया, तो ये हो गया ब्लैक और ये हो गया ब्लू। मैं पहले बना सकता था आपको दिखाने के लिए, करेक्ट? तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ओके। एक ही जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुई है। अच्छा, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है वहां पर पैकेटीन के बाद आता है डिप्लोटीन। तो ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो जाता है, समझ गए? पहले तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इनको ऐसे पकड़ के रखता है तो दिखता नहीं कुछ। जैसे ही साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हुआ तो एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखा, एंड दैट एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज काइजमेटा। क्या बोलते हैं बेटा? काइजमेटा। मैं आपको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से एक बात बताना चाहूंगा सर कि काइजमेटा पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं कि काइजमेटा इज रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, नॉट कॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जिस पॉइंट पर होती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन नोडी। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स X-shaped structure appear called as काइजमेटा। जिस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हुआ, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ऐसे पकड़ के रखा था, इसको डिसॉल्व हुआ तो वो X की तरह दिखने लगा, बोलिए काइजमेटा। और याद रखना, जो नंबर ऑफ काइजमेटा होता है बेटा वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ क्रोमोसोम पर। बोलिए फिर से, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट काइजमेटा is not cause of crossing over but it is a result of crossing over, करेक्ट? और ये वही पॉइंट पर दिखता है जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है। कब दिखता है? जब डिसोल्यूशन होता है किसका? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का, यानी डिप्लोटीन में। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट? और डिप्लोटीन में आपको काइजमेटा दिखेगा। और नंबर ऑफ काइजमेटा डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। मोर द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, मोर विल बी द नंबर ऑफ काइजमेटा। और नंबर ऑफ काइजमेटा के बेस पर क्रॉसिंग ओवर भी 3-4 टाइप के होते हैं। अगर एक ही पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हुई यानी काइजमेटा बना तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर। अगर 2 पॉइंट पर हो जाए तो डबल क्रॉसिंग ओवर। 2 से ज्यादा पॉइंट पर हो जाए तो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, करेक्ट बेटा? तो काइजमेटा जैसे यहां पर केवल बना तो सिंगल, यहां भी बन जाए, यहां बन जाए, इसमें दिखाना मुश्किल है, लेकिन यहां बन जाए यहां भी, तो उसको बोलते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर, फिर मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, करेक्ट? अब देख बेटा, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया। अब यहां के बाद मेटाफेज 1 आएगा। मेटाफेज 1 जब आएगा तो मेटाफेज 1 में आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम एक प्लेट की फॉर्म में इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं, करेक्ट बेटा? इक्वेटर, उसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्लियर करिएगा क्रॉसिंग ओवर के बाद। अब एनाफेज में 1 में मैं सीधे पहुंच गया, तो होमोलोगस क्रोमोसोम किधर मूव कर गए? अपोजिट पोल की तरफ। तो क्या हो गया? एक तरफ एक क्रोमोसोम चला गया, दूसरी तरफ दूसरा क्रोमोसोम चला गया, करेक्ट? तो यहां पर जो है बेटे, जो एक सेल में 2 क्रोमोसोम थे अब वो एक एक हो गए, सेपरेशन हो गया। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसजंक्शन, करेक्ट, या सेग्रीगेशन। तो एनाफेज 1 में डिसजंक्शन या सेग्रीगेशन होता है साहब जी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं सर, करेक्ट? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। बोलिए, यहां पर पेयर्ड क्रोमोसोम जैसे ये है मान लीजिए, करेक्ट? तो ये अभी पर ऐसे थे, अभी मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हुए, उसके बाद एनाफेज में अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए थे। एक पूरा क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड के साथ इधर चला गया और इधर चला गया दूसरा 2 क्रोमेटिड के साथ। तो जहां एक सेल में 2 क्रोमोसोम थे, अब अलग एक पोल पर एक क्रोमोसोम, दूसरे पोल पर एक क्रोमोसोम, मतलब कि पोल पर क्रोमोसोम का नंबर क्या हो चुका है? हाफ हो चुका है, करेक्ट? तो एनाफेज 1 इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है? आप मियोसिस को गौर करिएगा।
अब हम सीधे क्रॉस करते हुए जा रहे हैं एनाफेज 2 में। क्लियर है? एनाफेज 2 की अगर बात करें तो एनाफेज 2 में आपको पता है बेटा सिस्टर क्रोमेटिड टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा। कौन स्प्लिट करेगा? सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा। देखिए अब सेंट्रोमियर स्प्लिट किया तो यहां पर जो है बेटे एक सिस्टर क्रोमेटिड ये गया ए बी, दूसरा ओके। तो यहां पर जो है एनाफेज 2 में आपने देखा कि ये सेंट्रोमियर टूटा तो ए बी एक तरफ गया, स्मॉल ए बी एक तरफ गया, यहां टूटा तो कैपिटल ए स्मॉल बी एक तरफ गया। करेक्ट? और यहां पर जो है बेटे स्मॉल ए स्मॉल बी एक तरफ गया। तो जरा गौर करें, आपने जो सेल लिया था उसमें एक क्रोमोसोम पर कैपिटल बी था, दूसरे पर स्मॉल ए बी था, लेकिन यहां पर जो बना एक में बना साहब जी ए बी, तो ये वाला हो गया पेरेंटल, स्मॉल ए बी पेरेंटल, लेकिन ये जो हुआ स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी, तो बेटा जी ये दोनों कहलाएंगे रिकम्बिनेंट। क्लियर है भैया? क्या कहलाएंगे ये? रिकम्बिनेंट। ये क्या कहलाएंगे बोलिए? रिकम्बिनेंट आपका ये कहलाता है। क्लियर है? अब यहां पर जो है बेटे अगर आप देखो तो एक बना ए बी, दूसरा बना स्मॉल ए बी, ये पेरेंटल होते हैं साहब जी, और जो आपका ये वाले हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्रॉस ओवर टाइप, ये रिकम्बिनेंट कहलाते हैं, रिकम्बिनेंट गैमीट। अब यहां पर बेटा मैं क्रॉसिंग ओवर पर फिर से आना चाहूंगा। जरा मुझे बताइए यहां पर जब एक्सचेंज हुआ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का, तो पहले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड टूटे, करेक्ट, और उसके बाद एक्सचेंज हुए और फिर जुड़े, तो इसीलिए ये क्रॉसिंग ओवर की कौन सी थियरी कहलाती है? ब्रेकेज एंड यूनियन थियरी, जो कि दिया था स्टर्न STERN एंड होटा ने। करेक्ट? और बेस्ड ऑन हाइब्रिड डीएनए मॉडल, हॉलीडे ने दिया था। क्यों हाइब्रिड डीएनए मॉडल? भैया क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है ना, तो डीएनए जब क्रोमोसोम टूटेगा तो डीएनए भी टूटेगा, तो डीएनए टूटेगा तो डीएनए का भी एक्सचेंज होगा। तो दो डिफरेंट डीएनए, मतलब कि एक डोमिनेंट वाला एक रिसेसिव वाला, दो डिफरेंट डीएनए एक्सचेंज हुए तो हाइब्रिड बना डीएनए का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड डीएनए मॉडल। तो ये हाइब्रिड डीएनए मॉडल ऑफ हॉलीडे पर बेस्ड है। फिर भी क्रॉसिंग ओवर के देयर आर मेनी थियरी, मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी इज द ब्रैकेज एंड यूनियन थियरी, क्योंकि इसमें एक बार कट होता है, फिर एक्सचेंज होता है, फिर ज्वाइन होता है। और किसने दिया था? स्टर्न और होटा ने। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बनते हैं, जैसे कि यहां पर स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, तो इसे बोलते हैं रिकम्बिनेशन। क्लियर है सर? जी, अभी हम लोग क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहे थे और अब हम बात करेंगे कि क्रॉसिंग ओवर के टाइप की, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ काइज मेटा। करेक्ट? तो यहां पर जो है बेटे तीन टाइप के होते हैं, सिंगल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर, मल्टीपल। अगर एक जगह पर क्रॉसिंग ओवर होगा तो एक ही जगह पर काइज मेटा बनेगा। तो सिंगल क्रॉसओवर दो जगह पर क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट 1 पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट 2 पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर अकर्स मोर देन 2 पॉइंट, 3 या मोर। करेक्ट बेटा? तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 या मोर पॉइंट पर अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। जरा गौर करिए, मैंने आपको बोला था सर कि क्रॉसिंग ओवर जहां पर होता है उस पॉइंट को जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाता है, सेलेक्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है, तो उस पॉइंट पर एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज काइज मेटा। जैसे मैं इस वायर की बात करूं, ये क्रोमोसोम है, तो करेक्ट बेटा? तो जितना बड़ा क्रोमोसोम उतने ज्यादा चांस है काइज मेटा बनने का, क्रॉसिंग ओवर होने का। जैसे लेंथ ऑफ क्रोमोसोम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ काइज मेटा। यहां पर क्रॉस ओवर हुआ, यहां पर क्रॉस ओवर हुआ 2, और यहां पर क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है 3, आगे भी हो सकता है 4। तो मल्टीपल क्रॉस ओवर उसको बोलते हैं। करेक्ट बेटे? मल्टीपल क्रॉस ओवर। अब यहां पर होता क्या है बेटा कि अगर लेंथ ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाए, सही है ना, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाए तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होने के चांस कम हो जाएंगे, मतलब कि काइज मेटा कम बनेगा। लेंथ और कम हो जाए तो और काइज मेटा बनने के चांस कम हो जाएंगे कि नहीं? तो लेंथ ऑफ नंबर ऑफ काइज मेटा डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा एक बात और याद रखना सर, जैसे मान लो साहब इतना लंबा एक क्रोमोसोम है, दूसरा
सेम लेंथ का होमोलोगस क्रोमोसोम, करेक्ट। तो जब यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो गया एक पॉइंट पर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, तो दूसरे पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर के चांस कम हो जाते हैं। आप समझ रहे हो कि नहीं? और तीसरे पॉइंट पर बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो यानी कि क्रॉसिंग ओवर एट वन प्लेस, क्रॉसिंग ओवर एंड काइमेटा फॉर्मेशन एट वन प्लेस reduces the chances of crossing over and chiasmata formation at another point, and this phenomena is called as interference। आप मेरे साथ लिख लीजिए, इंटरफेरेंस का हिंदी होता है रुकावट, किसी चीज को इनहिबिट करने वाला। मतलब कि एक पॉइंट पर जो क्रॉसिंग ओवर है, अगर एक पॉइंट पर हो गया तो दूसरे पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर के चांस को कम करता है। तो लिख लीजिए क्रॉसिंग ओवर एंड काइमेटा फॉर्मेशन, क्या लिखा? क्रॉसिंग ओवर एंड काइमेटा फॉर्मेशन एट वन पॉइंट इनहिबिट और रिड्यूसेस द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड काइमेटा फॉर्मेशन एट अनदर पॉइंट। एक पॉइंट पर जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है और दूसरे पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर के चांस को रोकता है, एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। बियॉन्ड द सिलेबस जब जाएंगे तो नॉर्मली सिंगल क्रॉसिंग ओवर बहुत कॉमन होता है, डबल और मल्टीपल तो बड़ा ही रेयर हो जाता है। ओके, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। अच्छा बेटा, क्रॉसिंग ओवर की वजह से जैसा कि मैंने बताया था, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर में पहला मैंने बताया था न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। अगर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बनाएगा बेटा तो ऑब्वियसली न्यू ट्रेट प्रोड्यूस होंगे, यानी नए कैरेक्टर प्रोड्यूस होंगे। ओके, और जिसकी वजह से इंसान में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में वेरिएबिलिटी बनेगी, which is useful for natural selection under changing environment, ENV environment, and hence play role in evolution। तो क्रॉसिंग ओवर यानी मियोसिस, मियोसिस में ही तो क्रॉसिंग ओवर होती है। तो मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसकी वजह से न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बनते हैं, जिसकी वजह से नए कैरेक्टर आते हैं, यानी वेरिएशन आता है। और वो वेरिएशन को जो यूजफुल होते हैं वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट होते हैं और इवोल्यूशन में रोल प्ले करते हैं, करेक्ट। It proved that genes are linearly arranged। क्रॉसिंग ओवर ने यह भी बताया कि जीन लिनियरली अरेंज है, तभी तो जैसे कैपिटल ए है स्मॉल है तभी तो प्रॉपर एक्सचेंज हुआ। अगर लिनियरली ना अरेंज होते तो प्रॉपर एक्सचेंज ना होता। अब क्रॉसिंग ओवर की वजह से कई बार जो रिकम्बिनेंट होते हैं बेटा वो बहुत यूजफुल हो जाते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ओवर आर सेलेक्टेड बाय द प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स, जो ब्रीडिंग करवाते हैं टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप एंड एनिमल्स। तो आपका क्रॉसिंग ओवर की वजह से कई बार नई वेराइटी प्रोड्यूस हो जाती है एनिमल और प्लांट में, उसको सेलेक्ट करके उनमें ब्रीडिंग करवा करवा के एक अच्छी वेराइटी डेवलप की जाती है। परसेंटेज, ये परसेंटेज है सर, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी से हम लिंकेज मैप बना सकते हैं। उसका रीजन होता है कि परसेंटेज रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। तो परसेंटेज जितना, जैसे 10% क्रॉसिंग ओवर है, करेक्ट, तो डिस्टेंस मानी जाती है 10 सेंटीमॉर्गन। 1% क्रॉसिंग ओवर है तो 1 सेंटीमॉर्गन। डिस्टेंस को मॉर्गन के रिस्पेक्ट में सेंटीमॉर्गन, ऑनर उनकी यूनिट बनाई गई। मॉर्गन के ऑनर में डिस्टेंस की जो यूनिट बनाई गई वो सेंटीमॉर्गन। क्लियर है बेटा? तो 1% क्रॉसिंग ओवर मतलब 1 सेंटीमॉर्गन, 2% मतलब 2 सेंटीमॉर्गन। आगे इसकी बात और मैं करूंगा, डोंट वरी। परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेशन अपॉन इक्वल टू नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट, कितने रिकम्बिनेंट है, अपॉन टोटल इंडिविजुअल इनटू 100। तो परसेंटेज रिकम्बिनेशन यानी इसी को हम बोलते हैं क्रॉस ओवर वैल्यू। क्रॉस ओवर वैल्यू जो होती है उससे हम डिस्टेंस बिटवीन टू जीन पता लगा सकते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन टू जीन से हम जीन को अरेंज कर सकते हैं क्रोमोसोम पर, यानी कि क्या बना सकते हैं, लिंकेज मैप। बाद में बात होगी, डोंट वरी, लिंकेज मैप की बात करेंगे अभी अपन, है ना। दैट इज अबाउट द क्रॉसिंग ओवर।